हेलो एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम नेट जेआरएफ की भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ खास टॉपिक्स यहाँ लेकर आते हैं। ये टॉपिक आपके परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्हीं टॉपिक को हम यहाँ शामिल करते हैं, या वे टॉपिक जिसमें आपको ज्योग्राफी की तैयारी करते समय उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, या आपको उन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो उन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। आज हम जिस खास टॉपिक या सेगमेंट की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है सुनामी। सुनामी एक समुद्री संकट के रूप में जानी जाती है, और समुद्री संकट भी वह संकट जिससे भारी जानमाल की हानि हो सकती है, यानी इससे जानमाल को खतरा हो सकता है। तो इसलिए वैसे तो हम अमूमन समझते हैं या जानते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं या घटनाक्रम हमारे आसपास घटित होते हैं, या ऐसी कुछ आपदाएं जो प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास आती हैं, तो उनमें से सबसे कम आने वाली आपदा है सुनामी। लेकिन इससे जो नुकसान होता है वह भारी मात्रा में होता है, यानी इससे भयंकर क्षति हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए भी सुनामी के बारे में जानना जरूरी है, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसकी क्या खास विशेषताएं हैं, किन आधारों पर सुनामी आती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में हम जानेंगे भारत में कभी सुनामी आई थी तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, यानी आसपास के क्षेत्र से या सुनामी की वजह से भारत में कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और अंत में चर्चा करेंगे सुनामी के प्रमुख कारणों के बारे में कि किन वजहों से या किन कारणों से सुनामी आती है या आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले बात करें यदि हम सुनामी के बारे में, तो देखिए जिस समुद्री संकट की हम बात करते हैं, या हम समुद्री संकट की यदि बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जितनी बड़ी मात्रा में जो प्राकृतिक वजह हैं, उतनी ही पर्याप्त मात्रा में अवमानवीय क्रियाकलाप भी इन आपदाओं के पीछे कहीं ना कहीं भूमिका अदा कर रहे हैं, यानी मानवीय क्रियाकलापों के माध्यम से भी आपदाएं आ रही हैं। और इन आपदाओं को कैसे रोका जा सकता है? ये आपदाएं रोकी जा सकती हैं मानव की क्रियाकलापों को रोककर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम पूर्व औद्योगिक स्थिति की यदि तुलना करें तो तब से लेकर अभी तक 2 से 3 डिग्री तक हम सेल्सियस तापमान को बढ़ा चुके हैं, और तापमान के लगातार बढ़ने से ग्लेशियर्स या जो हिम वाले क्षेत्र हैं वह पिघल रहे हैं, और इनके पिघलने से समुद्र स्तर ऊपर उठ रहा है, और समुद्र स्तर के ऊपर उठने से जो सुनामी की समस्याएं हैं वे लगातार बढ़ सकती हैं, या आने वाले समय में ये जो प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि अभी तक हम क्या मानते आ रहे हैं, सुनामी प्राकृतिक आपदा में एकमात्र वह प्राकृतिक आपदा है जो बहुत कम मात्रा में देखी जाती है। लेकिन जब जलस्तर बढ़ेगा तो सुनामी की जो संभावनाएं हैं, इसकी जो आवृत्ति है वह भी बढ़ेगी। और यह केवल ना ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ही नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर तो पिघलते हैं तापमान के लगातार बढ़ने से, लेकिन कुछ मानवीय क्रियाकलाप भी हैं, जैसे कूड़ा निपटान। तो कूड़ा निपटान की वजह से भी ऐसा देखा जा रहा है कि नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से ये कूड़ा समुद्र में जाकर जम रहा है, और जब यह कूड़ा समुद्र में जम रहा है तो समुद्र का भी वाटर लेवल या समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इस वजह से भी देखा जा रहा है कि सुनामी की संभावनाएं भविष्य में बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो जरूरी क्या है कि मानवीय क्रियाकलापों में ऐसे क्रियाकलापों पर पाबंदी लगाई जाए, या मानव उन क्रियाकलापों को धीरे धीरे कम करे जिनकी वजह से ये संकट भविष्य में देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में एक काफी चर्चा में रही है न्यूज, जापान में सुनामी आने की संभावना है। आप सभी ने इस बारे में पढ़ा ही होगा। इसके अलावा हमने यह भी चर्चा की थी, और इसके बारे में आपने यह भी जाना है कि जापान के आसपास अभी एक बहुत तेजी से भूकंप का झटका आया है, जिसकी वजह से यह चर्चा में है कि सुनामी आने की वहां संभावना है। यानी इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि सुनामी के पीछे की एक वजह क्या है, भूकंप, जो कि इसका कारण हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुनामी की, कि आखिर सुनामी है क्या। तो सुनामी की स्पेलिंग देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके इसकी स्पेलिंग गलत लिखें। ध्यान रखिए, सुनामी में टी पहला शब्द है, यहाँ टी साइलेंट है, और इसे सुनामी यानी इस तरीके से लिखते हैं। बात करें सुनामी की, ये शब्द आया कहां से,
क्योंकि सुनामी के बारे में यदि आप जानते हो तो सुनामी के बारे में हमारे आसपास या बोलचाल की भाषा में या सामान्य शब्दों में हम कहें तो सुनामी का मतलब है कि बहुत तेज गति से या बहुत तीव्र गति से जब समुद्र की लहरें तट की ओर आती हैं और इससे विनाशकारी प्रभाव हमें देखने को मिलता है या भयंकर जान माल की हानि होती है तो हम कहते हैं कि यह सुनामी है। ठीक है, तो लेकिन सुनामी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? सुनामी के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सुनामी दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे जापानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे सु, ठीक है, जिसे हम TSU लिखेंगे, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, यदि सुनामी के संदर्भ में चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें सबसे पहले कि यह जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। ठीक है, यानी हम उसे एग्जैक्ट वैसा ही लेकर आ गए हैं और ज्योग्राफी में हम इसे ऐसे ही सुनामी के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां सु का अर्थ है बंदरगाह। ठीक है, और इसके बाद शब्द है क्या? नामी। तो यहां नामी का अर्थ है तरंग। आपको कहीं कहीं विनाशकारी या भयंकर तरंगे भी मिल सकता है। ठीक है, तो बंदरगाह को प्रभावित करने वाली समुद्री तरंग या बंदरगाह तक आने वाली तीव्र विनाशकारी समुद्री तरंग या बंदरगाह तक आने वाली या बंदरगाह को प्रभावित करने वाली विनाशकारी तरंगों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में चर्चा की, सामान्य शब्दों में हमने समझा। सबसे पहले हमने जाना इसे जापानी भाषा में इनके अर्थ क्या है। ठीक है, तो हमने जापानी भाषा के अर्थ के संदर्भ में सबसे पहले जाना कि सुनामी क्या है, तो यानी बंदरगाह तक आने वाली विनाशकारी तरंगों को सुनामी कहा जाता है। लेकिन अब भूगोल की भाषा में इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? भूगोल की भाषा में इसे हम कैसे समझेंगे? तो यदि हम डेफिनेशन दें सुनामी को तो ध्यान रखिएगा, सुनामी की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है कि हमारी पृथ्वी पर या हम पूरे महाद्वीप की बात करें या बात करें हम पूरा भौतिकी के लेवल पर, तो जो भी प्लेट विवर्तन की घटनाएं घटित होती हैं, प्लेट विवर्तन की घटनाएं क्या, जिनके बारे में हमने चर्चा की थी कि जब विभिन्न महाद्वीपीय महासागरीय ये आपसी जो प्लेट हैं, इन प्लेटों के मध्य जो टकराव होता है इन्हें ही प्लेट विवर्तन की घटनाओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, या इन प्लेटों के बीच होने वाली हलचल को ही प्लेट विवर्तन की घटनाओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जब प्लेट विवर्तन की घटनाएं होती हैं या प्लेट विवर्तन की घटनाओं की वजह से प्लेट विवर्तन की घटनाओं या संचलन, ध्यान रखें इसके लिए शब्द है संचलन, प्लेट विवर्तन की संचलन के कारण क्या होता है? जब प्लेट विवर्तन के संचलन होता है तो भूकंप आता है। ठीक है, तो प्लेट विवर्तन की संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप की वजह से या उत्पन्न भूकंप के कारण या उत्पन्न भूकंप के फलस्वरूप समुद्र में जो लहरें या विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं उन्हें ही सुनामी कहा जाता है। यानी हम सुनामी की जब डेफिनेशन देंगे तो इसके लिए स्पेसिफिक शब्द ध्यान रखिएगा आप कि जो प्लेट विवर्तन की घटनाएं होती हैं, प्लेट विवर्तन की घटनाओं के फलस्वरूप जो भूकंप उत्पन्न होता है, इसके लिए खास शब्द ध्यान रखिएगा, प्लेट विवर्तन की संचलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी वजह से उत्पन्न भूकंप और इसकी वजह से या इस भूकंप के फलस्वरूप जो समुद्र की लहरें, विनाशकारी समुद्र की लहरें ऊपर की ओर उठती हैं, तट की ओर जाती हैं, जिससे जान माल की हानि होती है, इन्हें ही सुनामी कहा जाता है। यानी सुनामी की डेफिनेशन में आप इन चीजों को शामिल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए सबसे पहले कि यह घटना कहां घटित होती है? यह घटना घटित होती है समुद्र में। ठीक है, यानी समुद्री क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं सुनामी के संदर्भ में। तो ध्यान रखें कहां पर? समुद्री क्षेत्र में। ठीक है, तो समुद्र पर या समुद्र में क्या होता है? जब प्लेट विवर्तन की घटनाएं घटित होती हैं या प्लेट विवर्तन की संचलन होते हैं तो इन संचलनों के फलस्वरूप जो भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस भूकंप के कारण जिन विनाशकारी लहरों का या इस भूकंप के फलस्वरूप जिन विनाशकारी लहरों का जिन विनाशकारी लहरों की उत्पत्ति होती है
उसे ही भूकंप कहते हैं। ठीक है, उसे ही भूकंप कहते हैं, माफ कीजिएगा, उसे ही सुनामी कहा जाता है, उसे ही सुनामी कहा जाता है, या वही सुनामी कहलाती है। ठीक है, आप इसे ऐसे किसी भी शब्द में लिख सकते हैं। तो हमने जाना किसके बारे में, सुनामी के बारे में, कि आखिर सुनामी है क्या। सुनामी की यदि हम बात करें कि सुनामी किन किन वजहों से आ सकती है, यानी इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, तो सुनामी के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जो समुद्री स्थिति है या जो समुद्री लोकेशन है उसके भीतर कोई भूकंप की स्थिति पैदा हो गई हो, प्लेट विवर्तन की संचरण हो जिसकी वजह से भूकंप आ गया हो, या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं यदि घटित होती हो या घटित हो रही हो, होने की संभावना हो, तो इस वजह से भी सुनामी आ सकती है। हो सकता है कि उस पूरे रीजन में, या हो सकता है कि उल्का पिंड टकराए, तो उल्का पिंड के टकराने की वजह से भी, या उल्का पिंड के समुद्र में गिरने की वजह से भी सुनामी आ सकती है। ठीक है, या समुद्र के अंदर यदि भूस्खलन हो रहा हो तो भी सुनामी आ सकती है। यानी ये प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से सुनामी आ सकती है। सबडक्शन, जो प्लेट्स हैं उनमें कोई किसी भी प्रकार का संचलन हो रहा हो तो भी सुनामी आ सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो सबडक्शन जोन है उसकी वजह से भी सुनामी आ सकती है। तो ये तो हमने बात की सुनामी के बारे में। आखिर सुनामी होती क्या है, तो इसके बारे में खास तौर पर ध्यान रखिएगा। विनाशकारी समुद्री लहरें जिनकी वजह से व्यापक रूप में जान माल की हानि हो सकती है, वे ही सुनामी कहलाती हैं। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कि आखिर सुनामी की उत्पत्ति के पीछे की क्या वजह है, या सुनामी कहां पर किन स्थितियों में आ सकती है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सुनामी की उत्पत्ति की वजह से या सुनामी की प्रॉपर्टीज की वजह से, इसकी विशेषताओं की वजह, कि आखिर सुनामी की क्या विशेषताएं हैं, तो ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। सुनामी की विशेषताएं, सुनामी की विशेषताओं के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, किन किन आधारों पर सुनामी आ सकती है। अमूमन ऐसा माना जाता है कि जो सुनामी आती है पूरे विश्व में, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी 90% से भी अधिक सुनामी आती है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। अब प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भी किस वाले क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागरीय या प्रशांत महासागरीय मेखला क्षेत्र, जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, क्योंकि रिंग ऑफ फायर वह रीजन है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में भूकंपीय घटनाएं देखने को मिलती हैं, या यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। और अभी हमने पढ़ा भी कि जहां पृथ्वी के विभिन्न प्लेटों के बीच हलचल हुई या जहां भी भूकंप आए वहां सुनामी की सर्वाधिक संभावना है। तो इसलिए सुनामी के बारे में कहा जाता है कि 90% से भी अधिक सुनामियां कहां आती हैं, प्रशांत महासागरीय वाले रीजन में, रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में या क्षेत्र में। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में कौन कौन से देश स्थित है, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं जो देश सुनामी से, उसमें जापान और ताइवान का नाम शामिल हो जाता है। ठीक है, अब बात करें यदि हम कि आखिर सुनामी की वजह क्या है, क्या खास प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से सुनामी आती है, तो ध्यान रखिएगा, जो सुनामी से संबंधित समुद्री लहरें हैं या जो सुनामी लहरें हैं वह समुद्र में बहुत अधिक गहराई में उत्पन्न होती हैं। यानी इनकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले प्रॉपर्टी ध्यान रखें यह कि सुनामी कहां पर उत्पन्न होती है, या सुनामी के लिए जो स्पेसिफिक कारण है, उसकी पीछे की वजह है वह क्या है। तो इसके पीछे की सबसे मुख्य वजह है गहरे समुद्र में इसका उत्पन्न होना, यानी सुनामी लहरें गहरे समुद्र में उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखें, गहरे समुद्र में उत्पन्न होती हैं। गहरे समुद्र में उत्पन्न होने के साथ साथ इसकी खास बात यह है, चूंकि जब यह गहरे समुद्र में उत्पन्न होती है, यानी बीच में आप मान सकते हैं, या जहां पर समुद्र की गहराई अधिक है, तो जब यह गहरे समुद्र में उत्पन्न होती है तो यहां पर इसकी जो गति है वह बहुत तीव्र होती है और बहुत ही अधिक यह तेज गति से आगे बढ़ती है ये लहरें। तो सुनामी की लहरें गहरे समुद्र से उत्पन्न होकर बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती है, और जैसे ही ये तट की ओर बढ़ती है तो इसकी गति कम होती जाती है। लेकिन चूंकि यह तट की ओर बढ़ रही है तो इसका आयाम लगातार बढ़ेगा, यानी कह सकते हैं कि जब तट की ओर यह बढ़ती है या गहरे समुद्र से सुनामी लहरें
उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होने के बाद यह तट की ओर जाती हैं। कहां जाती हैं? तट की ओर। अब यदि पूछा जाए कि तट की ओर कहां, कि यहां मान लीजिए कि गहरे समुद्र से सुनामी उत्पन्न हुई या सुनामी लहरें उत्पन्न हुई, तो ये फिर कहां की ओर जा रही है? तट की ओर जा रही है। और जब ये उत्पन्न होती हैं यहां पर गहरे समुद्र पर, तो ये 1 फुट या उससे अधिक भी ऊंचाई इनकी हो सकती है। 1 फुट या उससे अधिक ऊंची ये लहरें हो सकती हैं। फिर बाद में जैसे ही तट की ओर जाती हैं तो इनकी ऊंचाई कम होती जाती है, यानी इनकी जो ऊंचाई है वह किस में परिवर्तित हो गई? इनकी गति क्या हो गई? धीमी हो गई, है ना। तो इनकी गति हो गई धीमी, और जब इन लहरों की गति धीमी होती है तो ये बहुत अधिक एनर्जी के साथ या बहुत अधिक ऊर्जा के साथ फिर आगे बढ़ती हैं। यानी जैसे जैसे ये तट रेखा की ओर जाती हैं तो इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। तट रेखा की ओर जाते हुए इनकी ऊंचाई, माफ कीजिएगा, इनकी ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है ना। जैसे ही इनकी ऊर्जा बढ़ गई, तटरेखा के पास आई, तो ये भारी मात्रा में क्या करती हैं? जान माल की हानि कर देती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ऊंचाई तो कम हुई लेकिन इनकी ऊर्जा बढ़ गई। क्या बढ़ गई? इनकी ऊर्जा बढ़ गई, और ऊर्जा के बढ़ने से क्या होता है? ये ज्यादा हानि पहुंचाती हैं। ठीक है, यानी ये तट की ओर आती हैं तो तट की ओर आने के क्रम में क्या होती हैं? धीमी होती हैं, और धीमी होने के फलस्वरूप इनकी तटरेखा की ओर आते हुए ऊंचाई बढ़ गई, और ऊंचाई के साथ साथ इनकी ऊर्जा भी बढ़ गई, और ऊर्जा के बढ़ने से ज्यादा हानि पहुंच सकती है किसे? आसपास के तटीय क्षेत्रों को। ठीक है, यानी पहले से चेतावनी जारी कर देनी चाहिए, या आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं उन्हें खाली करवा देना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को, यदि ऐसा लगता है कि सुनामी आने की संभावना है। एक और खास बात ध्यान रखें इसकी प्रॉपर्टी में, जो सुनामी है उनकी जो तरंग दैर्ध्य है, या सुनामी जो लहरें हैं उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य के बारे में हमने चर्चा की थी, इससे पहले हमने इसके बारे में डिटेल से जाना था कि आखिर तरंग दैर्ध्य क्या है। तो देखिए, मान लीजिए यहां से तरंग उत्पन्न हो रही है, और हमने जाना था कि ये एक उठा हुआ भाग श्रृंग कहलाता है और यह नीचे वाला भाग गर्त कहलाता है। ठीक है, और एक श्रृंग और एक गर्त की जो पूरी लंबाई है यही क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य। और इसे हम किससे शो करते हैं? इसे हम लैम्डा से शो करते हैं। इसका सिंबल क्या है? लैम्डा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूरी एक जो उनकी इसकी पूरी है जो आप कह सकते हैं क्या है? लंबाई। ये पूरी एक लंबाई कहलाती है तरंग दैर्ध्य। इसका आयाम जितना ऊंचा होगा, ध्यान रखें, उतनी ही ये क्या होगी? विनाशकारी होगी, क्योंकि इस एरिया को क्या कर रही है? कवर करती जा रही है। अब इसके बारे में ध्यान रखें कि जो सुनामी लहरें हैं उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वह बहुत अधिक ऊंची होती है, 500 किलोमीटर तक हो सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी बात से कि इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक या तरंग दैर्ध्य बहुत बड़ी होती है या बहुत अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है। अमूमन ऐसा अनुमान लगाया जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर बताया गया है कि यह 500 किलोमीटर तक हो सकती है। आप सोचिए, यदि कोई तरंग 500 किलोमीटर के आयाम के साथ आगे गिरती है तो वह कितनी भयंकर होगी। या मान लीजिए कि पूरी यह 500 किलोमीटर है कि इसकी तरंग दैर्ध्य है, तो वह कितनी विनाशकारी लहर हो सकती है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। तो हमने चर्चा की किसके बारे में? इसकी तरंग दैर्ध्य के बारे में, क्योंकि ये एक खास सेगमेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सबसे खास बात सुनामी के बारे में, जो जिसके बारे में हमने चर्चा भी की कि सबसे अधिक जो सुनामी आती है वह कहाँ आती है? प्रशांत महासागरीय रीजन में या प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुनामी देखने को मिलती है। यानी इसकी सर्वाधिक आवृत्ति कहां पर है? सर्वाधिक आवृत्ति, इसकी सर्वाधिक आवृत्ति है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। प्रशांत महासागरीय
क्षेत्र में, जिसे हमने रिंग ऑफ फायर के तौर पर अभी जाना भी समझा भी। ठीक है, तो ये तो हमने बात की किसके बारे में, सुनामी की क्या प्रॉपर्टीज हैं, किन वजहों से सुनामी या इसकी क्या खास विशेषताएं हैं जिन्हें हम सुनामी के तौर पर कह सकते हैं। बात करते हैं सुनामी से प्रभावित क्षेत्र या भारत के बारे में। तो देखिए वर्ष 2004 में, दिसंबर 2004 में एक सुनामी आई थी। किस वजह से आई थी? इंडोनेशिया के पश्चिमी क्षेत्र में बहुत तेजी से भूकंप यहाँ पर उत्पन्न हुआ और भूकंप लगभग 8.9 रिएक्टर का था और अमूमन माना जाता है कि 6.5 प्लस यदि रिएक्टर का भूकंप आता है तो उसके बाद प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं सुनामी के आने की। वह भूकंप 8.9 रिएक्टर का था और उसकी वजह से हिंद महासागर में बहुत तीव्र गति से सुनामी आई और इसके कारण यदि हिंद महासागर में बहुत अधिक उठी इन खतरनाक लहरों की वजह से भारत का दक्षिणी क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा जो राज्य प्रभावित हुआ था वह था तमिलनाडु। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, इनके बहुत सारे रीजन थे जो विनाशकारी लहरों से प्रभावित हुए थे और बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई थी। ठीक है, खास तौर पर यदि हम प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र की बात करें तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र के लिए एक खास चेतावनी या इस रीजन के लिए खास प्रणाली बनाई गई है जिसे प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली, चेतावनी प्रणाली। और इस प्रणाली को वर्ष 1998 में बनाया गया था। ध्यान रखें, ये हमने किसके बारे में चर्चा की, हमने चर्चा की किसके बारे में, प्रशांत वाले रीजन पर या प्रशांत महासागरीय रीजन पर, जिस सुनामी से संबंधित जो भी उस समय चेतावनी जारी की जा सकती है उसके लिए ये प्रक्रिया या इस खास प्रणाली का निर्माण किया गया था वर्ष 1998। अब बात करते हैं इसके प्रमुख कारणों की, यानी सुनामी के क्या कारण हैं। सुनामी के कारण, क्योंकि ये जानना भी तो जरूरी है कि आखिर किन वजहों से, किन कारणों के कारण सुनामी आती है। तो देखिए सुनामी के आने के प्रमुखतः चार कारण हैं, लेकिन पांचवें कारण को भी आप ऐड कर सकते हैं। चार कारण में सबसे प्रमुख कारण की यदि हम बात करें तो सबसे प्रमुख कारण है भूकंप। क्यों? क्योंकि भूकंप वह सबसे प्रमुख या सामान्य कारण है जिसकी वजह से सुनामी आती है। तो ध्यान रखिएगा, सुनामी के कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण है वह है भूकंप का आना। लेकिन भूकंप भी किस रीजन में, यह भी ध्यान रखें, समुद्र के नीचे। ठीक है, तो समुद्र के नीचे भूकंप ये प्रमुख कारण है सुनामी का। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई पूछे कि दूसरा कारण क्या है तो दूसरे कारण में शामिल हो जाता है भूस्खलन। क्यों? क्योंकि भूस्खलन की वजह से भी सुनामी आती है, तो ये प्रमुख कारण है दूसरा, भूस्खलन। ठीक है, क्योंकि भूस्खलन यानी भूमि में जो हलचल उत्पन्न होती है या हिमानी क्षेत्रों में या हिमालय वाले क्षेत्र में या जहां पर बर्फ जमा हुई हो, इन क्षेत्रों में जब भूस्खलन या हलचल होती है, क्योंकि क्या होता है भूस्खलन में, जो पृथ्वी में मान लीजिए भूस्खलन हुआ या आप समझिए चट्टानी क्षेत्र में भूस्खलन हुआ तो वह गिर कर कहाँ आता है, समुद्र में। हिमानी क्षेत्र में कोई भूस्खलन हुआ तो वह कहाँ आता है, समुद्र में। यानी समुद्र में मलबा प्रवेश कर जाता है और जब बहुत तीव्र गति से मलबा समुद्र में प्रवेश करता है तो उस स्थान से समुद्र की लहरें बहुत तीव्र गति से तट की ओर या किनारे की ओर आती हैं और इस घटना की वजह से भी सुनामी आ सकती है। ठीक है, यदि समुद्र के नीचे भूकंप की बात करें तो आपने सभी ने अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की कि यदि समुद्र के भीतर भूकंप आता है तो भूकंप की वजह से लहरें बहुत तीव्र गति से ऊपर की ओर उठती हैं और तट की ओर जाती हैं और इस वजह से भी क्या हो सकता है, भूकंप, माफ कीजिए, सुनामी आ सकती है और इन सुनामी से भारी या जानमाल की हानि हो सकती है, काफी नुकसान भी पहुंच सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख तीसरा कारण है सुनामी का, वह है ज्वालामुखी उद्गार। क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार की वजह से भी, ज्वालामुखी मान लीजिए किसी रीजन में बहुत प्रबल क्षेत्र है जहां पर ज्वालामुखी आता है, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस बारे पूरे क्षेत्र में, उस पूरे रीजन में क्या होता है, हलचल होती है और उस पूरे रीजन में हलचल होने की वजह से भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इस वजह से उस क्षेत्र में सुनामी की संभावना भी बढ़ जाती है। यानी इसका एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार के साथ साथ अभी हमने एक और खास कारण की चर्चा की थी, वह यह था कि आकाशीय पिंडों की टकराहट, या कि
यदि आकाशीय पिंड समुद्र में आकर गिरते हैं, चाहे वह छोटा उल्का पिंड ही क्यों ना हो, या आकाशीय पिंड आपस में टकराते हैं और फिर कोई छोटा उल्का पिंड आके समुद्र में गिरता है, तो उस स्थान से जल बहुत तीव्र गति से ऊपर की ओर उठता है और उस साम्यावस्था को भरने के लिए दूसरा जल भी आएगा। इस वजह से वह जल आगे की ओर बढ़ता है और जब बहुत तीव्र गति से पिंड गिरा, उस पूरी तीव्र गति से उतनी ही एनर्जी के साथ समुद्र का जल ऊपर की ओर उठकर आगे की ओर बढ़ा, तो उस स्थिति को भरने के लिए दूसरा जल तीव्र गति से आएगा और इस प्रक्रिया के माध्यम से पूरी वेव या लहर उत्पन्न होगी और इसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्या आकाशीय पिंडों के टकराने से या आकाशीय पिंडों के टकराहट से, आकाशीय पिंडों की टकराहट से। ठीक है, चौथा कारण हमने लिख लिया। पांचवें कारण की यदि हम बात करें, जिसके बारे में मैंने चर्चा भी की कि हाँ आप इसे पांचवें कारण के तौर पर नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, जैसे अंतःक्षेपित प्लेट। अब अंतःक्षेपित प्लेट क्या है? अंतःक्षेपित प्लेट, अंतःक्षेपित प्लेट है क्या? सबडक्शन प्लेट के बारे में हम बात कर रहे हैं या सबडक्शन जोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो अंतःक्षेपित प्लेट है, वहां पर प्लेटों की टकराहट की वजह से या विवर्तनिकी की घटना की वजह से भी भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती है और इसकी वजह से भी क्या होता है, सुनामी आने की संभावना बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य कारण क्या है कि प्लेट यदि एक दूसरे से टकराती है नीचे, तो इससे क्या होता है, प्लेट की टकराने से भूकंप की संभावना या क्या होता है, हलचल होती है। ठीक है, या संचलन की घटना देखने को मिलती है और इस वजह से भी क्या होता है, सुनामी की संभावना बढ़ जाती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, सबडक्शन जोन भी एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हो सकता है कि सुनामी आ जाए। तो हमने प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा की, क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं, हमने देखा कि सुनामी की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि क्या खास विशेषताएं हैं, फिर हमने सुनामी के बारे में चर्चा की और भारत में आई एक प्रमुख सुनामी जिसकी वजह से काफी प्रभावित हुआ था भारत का दक्षिण भारतीय वाला क्षेत्र या दक्षिण भारतीय इलाका, जिसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब यदि हम बात करें कि आज के पूरे सेशन में हमने किन किन खास चीजों को जाना है, तो ध्यान रखें, समुद्र के संदर्भ में, सुनामी के संदर्भ में, माफ कीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, सुनामी के संदर्भ में हमें जो जानना था हमने उसके बारे में लगभग सारी डिटेल जान ली है। तो आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश वाली वीडियो भी अवेलेबल हो जाए इसी चैनल पर, तो आप इसी चैनल में इंग्लिश की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से चैनल नहीं है। और कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में मैसेज किया था कि उन्हें इंग्लिश वाली वीडियो देखनी है, तो आप इसी चैनल पर सर्च कर सकते हैं, आपको इंग्लिश वाली वीडियो भी मिल जाएगी, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।